सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो एग्जाम है, राइट। उसका जो फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन आता है इंग्लिश में, सो दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं। एक आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है डिस्क्रिप्टिव सेंस में। देन आफ्टर आपको एक ऐसे राइट करने को आता है जिसको आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है। और फिर एक आपको प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन आता है। तो आज हम जो करेंगे डिस्कस दैट वुड बी 2019 के वो क्वेश्चंस हैं। उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको हाउ टू राइट ऐसे, कौन कौन से प्रॉस हैं, कौन कौन से कॉन्स हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, कौन सी बातें जो आपको करनी चाहिए, कौन सी बातें जो आप नहीं कर सकते, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2019 फेज 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो 2019 का ये एग्जाम जो हुआ था उसमें कौन कौन से ऐसे आए थे बेसिकली, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। देन प्रेसी का एक पैराग्राफ आया था प्रेसी राइटिंग का, और फिर एक उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। 3 ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें हम मार्क्स भी देख लेंगे साथ में। तो आप देख लीजिए, राइट एन ऐसे ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 40 मार्क्स का लिखना है और 300 वर्ड्स का लिखना है बेसिकली। तो वर्ड लिमिट बहुत मैटर करती है, ठीक है। जितना बताया है उतना ही आप लिख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्सीड हो जाए वर्ड लिमिट तो चलता है, बट थोड़ा ज्यादा अगर आप उसको एक्सीड कर दोगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब जैसे 300 बोला है तो ये अगर ये 290 भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। और 300 से 305 या 310 भी चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत 5 to 10 वर्ड्स का अगर आप उसमें कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा 10 वर्ड ऊपर चले गए या 10 वर्ड्स थोड़े कम लिखे, सो दैट वुड बी मीन्स वो एक्सेप्टेबल होगा, राइट। बट अगर थोड़ा आप उसको ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हो तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से जो ऐसे थे वो कौन से आए थे? एक हायर एजुकेशन पे आया था, राइट। देन स्ट्रेस अमंग यूथ, एक ये पैसेज आया था, मतलब ऐसे आया था आपको लिखने को। एनबीएफसीएल लोन कलेक्शन इश्यूज, ये आया था, राइट। देन डेमोक्रेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, 4th ऐसे था। और स्कोप ऑफ 5G इन इंडिया। तो मतलब ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा डिवीजन करूँ इसको तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 4th वाला ऐसे डेमोक्रेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, राइट, ये थोड़ा सा हमारा सोशल उससे चला गया ऐसे। और स्कोप ऑफ 5G इन इंडिया, अब 5G अभी आपको पता है रिलायंस की अभी पीछे मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो करंट पैसेज मतलब करंट जो ऐसे पूछा गया, स्कोप ऑफ 5G इन इंडिया पूछा गया था 2019 में। अब 2019 में ये पूछा गया था तो आज की डेट में 2023 चल पड़ा है। तो मतलब उस टाइम मतलब 4 years बैक ये ऐसे आपसे पूछा गया था। जबकि अभी 5G जो है दिसंबर में लॉन्च होने वाला है इंडिया में। अगर हम 5G की बात करें तो 5G जो है वो इंडिया में रिलायंस जो है वो उसको दिसंबर में 2023 में ही लॉन्च करेगा। और ये 4 साल पहले ऐसे आया था, तो मतलब ये अपकमिंग था, फ्यूचरिस्टिक बात पे था, राइट। तो यहाँ पे ये आपका फ्यूचर ओपिनियन था। और डेमोक्रेसी एंड इंपॉर्टेंस ये थोड़ा हमारा सोशल पे चला गया था। और एक फिर इन्होंने बैंक से रिलेटेड पूछ लिया था, एनबीएफसी लोन कलेक्शन इश्यूज के ऊपर। और स्ट्रेस अमंग यूथ, ये भी एक सोशल सा आर्टिकल है। और हायर एजुकेशन के ऊपर पूछ लिया था, एक एजुकेशन के ऊपर पूछा था। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये 5 एसेज हैं और इसमें से एक कोई आपको लिखना है 300 वर्ड्स। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर हम बात करें तो जब भी आप स्टूडेंट्स ऐसे राइट करते हो तो सबसे पहले बोलते हैं भी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो आपका जो स्टार्टिंग होती है ऐसे की वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। आप ऐसे को जो है बिल्कुल किसी पास्ट की थॉट से कनेक्ट करके ऐसे को राइट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो उसकी बिगनिंग। या कोई आप किसी राइटर के द्वारा थॉट दी गई है, राइट, लाइक कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर आप लिख रहे हो तो आप किसी राइटर की कोई अच्छी सी थॉट को लिख दें, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम बात करें तो कौन से पॉइंट्स हैं? तो आपकी जो ऐसे की जो स्टार्टिंग है और इसकी जो एंडिंग होती है मस्ट बी यूनिक। स्टार्टिंग एंड एंडिंग मस्ट बी यूनिक, फर्स्ट पॉइंट। अब स्टार्टिंग को कैसे यूनिक कर सकते हैं मैंने बता दिया। यू कैन एसोसिएट योर एसे राइटिंग, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो विद एनी पास्ट थॉट।
आप किसी पास्ट की ऐसी थॉट के साथ ऐसे को कनेक्ट कर सकते हो, फिर आपने मेन पॉइंट पे आना है जो वहां पे पूछा गया है, राइट। जैसे स्ट्रेस अमंग यूथ, या कोई आप राइटर की थॉट के साथ उसको लिख सकते हो, ठीक है। वहां पे आप ट्राई टू यूज कोटेशंस। पॉइंट नंबर 2, ये स्टार्टिंग को इफेक्टिव बनाने के पॉइंट्स हैं। ट्राई टू यूज थॉट्स, राइट। और जब भी आप थॉट्स को लिखते हो तो आपको पता है कि थॉट्स को हमेशा ही वो कोटेशन में लिखा जाता है, राइट। कोटेशंस में थॉट्स को लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो कोटेशंस का यूज करेंगे तो मतलब वो डीप लाइंस होती हैं बेसिकली, और वहां पे कुछ राइटर के द्वारा कुछ डीप कहा गया होता है, तो ये आपको मार्क्स दिलाएगा। या तो आप किसी पास्ट की घटना से अपने ऐसे को स्टार्ट करें, जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया इज इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत, राइट। तो इसमें हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हम 20th सेंचुरी का थोड़ा रेफरेंस इसमें डाल सकते हैं पहले, दैट 20th सेंचुरी वाज द एज ऑफ साइंस, बट 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, राइट। तो हमने पहले थोड़ा सा पास्ट का रेफरेंस दिया, फिर हम अपने मेन पॉइंट पे आए दैट 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया विल, ये ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप विल का यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप मॉडल मे का यूज करोगे, मे लगाओगे, कैन लगाओगे, पॉसिबिलिटी में जाओगे, संभावना में जाओगे, जबकि हम यहाँ श्योरिटी में बोलना चाह रहे हैं दैट इंडिया विल सर्टेनली, एक वर्ड मैंने श्योरिटी एडवर्स अफर्मेशन का यूज कर लिया, इंडिया विल सर्टेनली गो फार अहेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एज एन इंडियन मैं तो यही विश करूंगा कि हमारा देश जो आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें मैटर करते हैं कि ग्रामेटिकली आप क्या वहां पे यूज कर रहे हो, या आप पॉसिबिलिटी में कोई चीज बोलना चाह रहे हो, या श्योरिटी में आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग को आपको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट योर एसे राइटिंग with any thoughts, you can end your essay writing with any thoughts, right। आप शुरू में भी कोई थॉट स्टार्ट कर सकते हो और एंडिंग भी उसकी आप किसी थॉट के साथ ही उसको क्रक्स बना के उसको लिख सकते हो। तो इट विल एनहांस, इट विल ब्रिंग बेसिकली क्वालिटी इन योर राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग स्टाइल होता है, जैसे हम न्यूज़पेपर में जब हम देखते हैं कोई न्यूज़ को पढ़ते हैं तो कितना अच्छा फ्रेमवर्क होता है उसका, उस घटना को कितने अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क किया होता है, राइट। और ये पहला पॉइंट था जो मतलब आपको ध्यान रखना है। तो शुरू से ही आपको स्टार्टिंग के जो जैसे 300 वर्ड का ऐसे है तो 50 to 60 वर्ड्स आपके जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट रहना चाहिए, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द टॉपिक इज ऑल अबाउट, मतलब टॉपिक क्या पूछा गया है, ठीक है। एंड ट्राई टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक विद प्रेजेंट सिनेरियो, विद प्रेजेंट सिचुएशन, कि आजकल जो मान लो कोई ऐसे पूछा है, डाउरी सिस्टम है या करप्शन के ऊपर है या टेररिज्म के ऊपर आ रहा है या बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आ रहा है, राइट, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के ऊपर आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ रहा है। तो आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका, उस टॉपिक का। सो जब आप प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर कुछ लिखोगे और उस ऐसे को थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, उसको इंट्रोडक्शन बना के, तो आपके 60 to 70 वर्ड्स वहां पे कवर हो जाते हैं। और अगर आप वहां पे कोई थॉट को पुट कर देते हो, 2 to 3 लाइंस वाली कोई किसी राइटर की थॉट को आप ऐड कर दोगे, तो आपका वो वर्ड लिमिट वहां पे अच्छा हो जाएगा और वो इंप्रेसिव आपका लगेगा। तो इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्टरी पार्ट ही इसका पहला रहता है, जिसमें आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट जो ऑटोमेटिकली राइटिंग में आता है, अगर आपने देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लिखने वाला जो बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट यू थिंक, व्हाट्स योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फैक्ट बेस्ड नहीं है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स तो होते हैं, कोई स्टेटमेंट है भाई, 4 ऑप्शंस हैं, तो उस फैक्ट को मुझे समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है, अकॉर्डिंगली मुझे ऑप्शन से मार्क करना है। वहां पे मेरी अपनी थिंकिंग नहीं चलेगी, बट यहाँ पे ये माइंड बेस्ड है, यहाँ पे आपका अपना पर्सपेक्टिव चलेगा कि टेररिज्म के ऊपर आप क्या सोचते हो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो सेकंड पॉइंट जो बहुत अक्सर मतलब हमसे होता है, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है, और ये बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा डेली रूटीन में, अगर आप
आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट्स हो, अगर आप इस एग्जाम को के लिए फोकस्ड हो, तो डेली रूटीन में आपको डिस्क्रिप्टिव के ऊपर किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, अरिहंत पब्लिकेशन की बड़ी अच्छी बुक आती है एसे राइटिंग की, उसमें उन्होंने सारे जो राइटर हैं उन्होंने सारे जो है स्कीम्स वाले एसेस को अलग से कर दिया है, तो सोशल इश्यूज पे जो आर्टिकल्स हैं उनको अलग से कर दिया है, ठीक है, तो इकोनॉमिकल आर्टिकल्स अलग के कर दिए, अलग से उसमें गिवन है बुक में। तो आप डेली रूटीन में देखो, यहाँ पे आपके पास थॉट्स होनी चाहिए, थॉट्स होंगे तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि ठीक है, छोटी छोटी, अगर एज ए इंग्लिश टीचर मेरे पास कोई पेपर आएगा चेक करने को, तो मैं तो क्या वो यही चेक करूंगा ना कि उसमें कितनी बच्चे ने मिस्टेक्स की है, कहाँ पे उसने एस और यस नहीं लगाया। तो एज ए इंग्लिश टीचर तो मेरा यही काम है, मैं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को काउंट करूंगा ना, तो यही वहाँ पे एग्जामिनर आपका चेक करेगा, ठीक है, कि कितना आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कैसा है, कितनी आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे आपने पंक्चुएशंस का राइट यूज नहीं करा है। तो ये राइटिंग में छोटी छोटी एब्रिविएशंस का यूज आप नहीं कर सकते हो, जैसे एंड के लिए आपको AND पूरा ही लिखना पड़ेगा, राइट। डिस्क्रिप्टिव सेंस में ये काउंट होती है मिस्टेक्स। तो सेकंड जो मैं पॉइंट है दैट इज अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के रेपिटेशन को स्टूडेंट्स आपको अवॉइड करना, और ये नहीं कर पाओगे आप, ये नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली रेपिटेशन आता है, हमारी राइटिंग में रेपिटेशन आता है। कई बच्चे अकॉर्डिंग टू मी बार बार यूज करेंगे, एंड बार बार यूज कर लेंगे, ठीक है, एंड के लिए और ऑल्टरनेट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, एंड का काम क्या होता है, एडिशन होता है, आप वहां पे मोर ओवर भी लगा सकते हो, ठीक है, एंड के थ्रू हम एडिशन करते हैं, तो मोर ओवर के थ्रू भी एडिशन करते हैं, बिसाइड्स के थ्रू भी एडिशन करते हैं। जब आपने एक बार कहीं पे रियली यूज कर लिया तो यू कांट रिपीट दैट पर्टिकुलर रियली वर्ड अगेन एंड अगेन इन एसे राइटिंग। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली, इंडीड, इंडीड इज अ कंजंक्शन, एक्चुअली इज एन एडवर्ब, रियली इज एन एडवर्ब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप उसकी जगह यूज कर सकते हो। सो यू कैन अवॉइड द रेपिटेशन इफ यू हैव रिप्लेसिंग वर्ड्स, मतलब अगर आपके यहाँ रिप्लेसमेंट्स के लिए वर्ड्स हैं तभी आप उसका ऑल्टरनेट वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो रेपिटेशन जितना आप ज्यादा करोगे ऐसे राइटिंग में, आपका ऐसे बिल्कुल यूजलेस, बेकार लगेगा। तो रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, नेचुरल सीक्वेंस मस्ट बी देयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिदम होनी चाहिए ना राइटिंग में। आपकी राइटिंग में जैसे हम गिटार बजाते हैं तो एक रिदम है, अच्छा रिदम में बजेगा गिटार तो हमें अच्छा लगेगा, म्यूजिक मजा आएगा उसको सुनने में। सिमिलरली जब आप राइटिंग में नेचुरल सीक्वेंस, अगर आप थॉट्स को ब्रेक करोगे, एक पॉइंट आपने कुछ और लिखा है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट लिख रहा है पिछली थॉट के साथ अटैच ही नहीं हो रहा है, तो अगर आप इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली ब्रेकिंग द थॉट्स, तो आपका ऐसे जो है वो रिदम उसमें नहीं नजर आएगी। जब किसी बुक में हम कोई ऐसे को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, मजा आता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि यार देखो थॉट्स को कैसे, जैसे एक माला हम बनाते हैं उसमें पिरोते हैं ना मन को, तभी तो एक माला बनती है, सुंदर माला बनती है ना। एक हार, फूलों को हम पिरोते हैं तभी तो एक सुंदर हार बनता है। तो उसी तरह से आपकी राइटिंग है बेसिकली। जब आप इन फूलों को अच्छे से, इन वर्ड्स को अच्छे से लगाओगे, फ्रेमवर्क है, इट्स ऑल अबाउट फ्रेमवर्क। अब लिखने हैं, देखो आपको 300 वर्ड्स ही, ठीक है। अब सिंपल राइटिंग में तो सभी लिख देंगे, बट कैसे मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी उसके अंदर, ठीक है। और भी आगे तो नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए, थॉट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट कोई आपने लिखा, ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है फुल स्टॉप के बाद आपकी जो थॉट्स का जो कनेक्शन है वो टूटना नहीं चाहिए। जब आप थॉट्स को ब्रेक करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो ऐसे आपका थोड़ा यूजलेस लगेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, हमेशा याद रखना ऐसे राइटिंग आपकी तभी अच्छी लगेगी जब आप उसको पैसिव वॉइस में लिखोगे। ऐसे राइटिंग ऑलवेज सीम्स गुड व्हेन इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस। आप कभी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल्स आते हैं रीड करना, आपको दो तरह की जो वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है।
तो ऐसे राइटिंग या जो एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी एक तरह से ऐसे राइटिंग है, राइट। तो उसमें हमेशा जो है आपको पैसिव वॉइस का यूज ज्यादा मिलेगा। द थीफ वॉज कॉट यस्टरडे, राइट। ऐसे नहीं देगा द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, ऐसे बोलेगा द थीफ वॉज कॉट यस्टरडे, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। Many steps have been taken by the government. Many steps have been taken by the government. बहुत सारे कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलता हूं द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे महत्व देना पड़ेगा पैसिव स्ट्रक्चर का, और आपको पता भी होना चाहिए कि पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। पैसिव वॉइस हम तब भी यूज करते हैं जहां पे हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, जब सब्जेक्ट को जानने की जरूरत भी नहीं होती और ना ही हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे आपके टाउन में मान लो कोई टेम्पल है, तो आप बोलते हो यार ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत साल पहले बनाया गया था इसको। अब हमें नहीं पता कि किसने उसको बिल्ड किया था, वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट दैट हु बिल्ट द टेम्पल, बट हम सिंपली बोल रहे हैं, हम इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, राइट। सो दिस टेम्पल, ठीक है, ये पैसिव में जाएगा। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि somebody has built this temple। तो ये बेसिकली दिस टेम्पल इज बिल्ट ईयर्स अगो, बहुत साल पहले इसको बिल्ट बनाया गया था, किसने बनाया वो मैटर नहीं करता। तो पैसिव स्ट्रक्चर हम तब लगाते हैं जब हम किस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं। क्या हम उस डोर के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, लाइक मैं बोलता हूं somebody stole my पर्स, तो मैं इसमें डोर के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। बट इफ आई से माय पर्स वाज स्टोलन, माय पर्स वाज स्टोलन, सो नाउ हियर I am not emphasizing on the door, on the subject। मैं सिंपली बोल रहा हूं मेरा वॉलेट चोरी हो गया। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर को आपको यूज करना पड़ेगा। ट्राई टू यूज पैसिव वॉइस मोर एंड मोर। जितना आप ज्यादा यूज करोगे पैसिव स्ट्रक्चर को ऐसे राइटिंग में, इफेक्टिव लगेगा, ऐसे आपका इफेक्टिव लगेगा अगर उसमें पैसिव वॉइस का अगर आपने अच्छा यूज किया। थोड़ा बहुत नरेशंस का यूज कर लीजिए, सेड वाला, टोल्ड वाले, आस्क्ड जो हमने पढ़े होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसका भी आप यूज कर सकते हो, वो देखना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में कभी भी आप एग्जांपल्स नहीं दोगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में एग्जांपल्स आर नेवर गिवन। सेकंड जो पार्ट आता है ना नीचे, वो आता है फिर बॉडी पैराग्राफ बोलते हैं उसको। डिटेल्ड पैराग्राफ भी बोल सकते हो, बॉडी पैराग्राफ बोल सकते हो। जैसे लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी लेटर की एक बॉडी होती है। जैसे हमारे शरीर, हम ये भी एक बॉडी है ना, एक सोल होती है, एक हमारी बॉडी है। तो बॉडी के अंदर ही मेन आप वहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो। तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको उसको ऐसे को एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर आप प्रेजेंट सिनेरियो के साथ उसको अटैच करना है। आफ्टर दैट आप आ जाओगे बॉडी पैराग्राफ में। सो यू कैन गिव मोर एंड मोर एग्जांपल्स इन बॉडी पैराग्राफ। डिटेल्ड जो पैसेज होता है जहां से आप इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे, ठीक है, जो आपका ऐसे पूछा गया है, राइट, तो वो आप डिटेल्ड पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे सकते हो, वहां पे कोई मना ही नहीं है, ठीक है जी। और पैसिव वॉइस का यूज भी आप करें, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर आप कॉज एंड इफेक्ट्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे भी बन जाएंगे आगे। मतलब टाइप्स उस ऐसे के, मान लो पोल्यूशन पे आ गया, तो पोल्यूशन तो बहुत सारे टाइप्स का होता है। अब डिटेल्ड पैराग्राफ में आप उसके एक्सप्लेन कर दो टाइप्स ऑफ ऐसे, लाइक पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत तरह का पोल्यूशन होता है। तो टाइप्स ऑफ ऐसे जो आएगा, टाइप्स ऑफ द टॉपिक, वो डिटेल्ड पैराग्राफ में लिखोगे। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, जहां पे कॉज होता है वहां पे इफेक्ट भी होता है, वो भी आपका डिटेल्ड पैराग्राफ में आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप डिटेल्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो। टाइप्स कितने हैं उस ऐसे के जो पूछा गया है, कॉज एंड इफेक्ट वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप वहां पे डाल सकते हो। एग्जाम्पल्स आप वहां पे बहुत सारे दे सकते हो। देन आफ्टर फिर हम जब क्रक्स पे आते हैं, है ना, और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको साथ साथ बता दी कि क्या क्या बातें आप ध्यान रखनी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में कॉल लिख देता हूँ, ट्राई टू यूज, जो बॉडी पैराग्राफ है या स्टार्टिंग से जो आप लिख रहे हो, ट्राई टू यूज इफेक्टिव वोकैब। idioms, phrasal verbs, राइट।
इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करो। फ्रेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है, एक ऐसा कंपोनेंट है पूरे ग्रामर में, फ्रेजल वर्ब, जो पूरे वर्ड के मीनिंग को ही चेंज कर देता है। कॉल मतलब बुलाना, कॉल ऑन मतलब जाके विजिट करना, कॉल एट मतलब किसी जगह पे विजिट करना, आपको पता होगा। कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल मतलब बुलाना, लेकिन कॉल एट, कॉल ऑन, फ्रेजल वर्ब, डिफरेंट मीनिंग बदल दिया इसने कंप्लीटली। तो ट्राई टू यूज फ्रेजल वर्ब्स इन योर राइटिंग। ऐसे राइटिंग में थोड़ी फ्रेजल वर्ब्स का तड़का लगाओगे, थोड़े से इडियम्स का तड़का लगाओगे, है ना। जब तड़का लगता है तो आपको पता है डिश ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये तड़का लगाने वाला काम, किस एक्सटेंट तक आप जाके जो है इन चीजों को फ्रेमवर्क करते हो। इडियम्स आना डिफरेंट बात है, बट उसको अपनी राइटिंग में लेके आना दैट इज डिफरेंट, राइट। आप अच्छे से इडियम्स यूज कर लो, जैसे हैंड इन हैंड एक इडियम होता है, हैंड इन हैंड। सपोज आप टेररिज्म के ऊपर या किसी बुराई के ऊपर ऐसे लिख रहे हो तो, और टेररिज्म ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की ही प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की, पूरा ब्रह्मांड इससे ग्रस्त है, हर कंट्री में आतंकवाद है। तो जब आप टेररिज्म के ऊपर लिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप एंड में इस इडियम का यूज कर सकते हो, दैट ऑल द कंट्रीज मस्ट गो हैंड इन हैंड टू कर्ब दिस मीनेस मीन्स बुराई। तो हमने यहाँ पे हैंड इन हैंड का यूज कर लिया, ये भी आपके मार्क्स देगा। वो देखेगा कि 300 वर्ड्स में कितने, हाउ मेनी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस you used in the particular in your particular writing, कितनी phrasal words, put off, put on, run down, run out, कितना आपने, चाहे 3 to 4 का ही यूज करो कहीं सेंटेंसेज में। तो इनको फ्रेमवर्क में लेके आओ आप, राइट। तो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इफेक्टिव वोकैबुलरी, किस लेवल की आपने वोकैब लिखी है। द कंडीशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, गेटिंग वर्स, सिंपल टर्म, इसके भी नंबर दे देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, थॉट वही है, सेम थॉट है, बट उसको आप किस किस तरह से लिख सकते हो। ही इज ब्रेव, लेकिन मैंने जो गेटिंग वर्ड्स वाला एग्जांपल है उसको पहले क्लियर कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं द कंडीशंस आर डिटोरेट मींस आल्सो गेटिंग वर्ड्स। अब गेटिंग इंप्रूव्ड होगा, इंप्रूव हो रही है, तो आप वहां पे अमेल्योरेटिंग यूज कर लो। अमेल्योरेट इज टू एंड्योर समथिंग, टू इंप्रूव समथिंग। अब इफ आई से ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। अब इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोलता हूं, ही इज बोल्ड, ब्रेव एंड डोंटलेस। अब ये भी एक स्टाइल है राइटर का, जो पोएट्स यूज करते थे अपनी राइटिंग में, लिटरेचर में। थॉट एक है, वो बहादुर है, तो मैंने इसको सिंपल बोला, ही इज ब्रेव, लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ही इज ब्रेव, बोल्ड एंड डोंटलेस। 3 डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज कर लिए, लेकिन थॉट सेम ही रही मेरी यहाँ पे कि वो बहादुर है। तो स्टूडेंट्स ये तरीके होते हैं राइटिंग के, आपको इनको बोल के नहीं होता, मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। जब आप लिखोगे डेली रूटीन में, आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी, तभी आप इस चीज पे ग्रिप बना सकते हो, ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस है, राइट। और आपके पास मैंने बता दिया थॉट्स होने चाहिए। फिर जो क्रक्स होता है, जो हम बेसिकली कंक्लूजन निकालते हैं, है ना, एंड में कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में भी आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में आप देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट ने कुछ करा है तो गवर्नमेंट के बारे में आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के आप कभी अगेंस्ट नहीं बोलते, कभी भी आप ऐसे राइटिंग में अपनी थॉट्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं देते। यू कैन ऐड योर सजेशंस कि गवर्नमेंट को ऐसा, द गवर्नमेंट शुड डू लाइक दिस, करना चाहिए, बट आप उसके अगेंस्ट कभी भी आंसर नहीं दोगे। तो जब आप इन 5 to 7 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रेपिटेशन को अवॉइड करना है, नेचुरल सीक्वेंस को लेके आना है, वो तभी होगा जब कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे के पॉइंट्स होते हैं। सेकंड बोल रहा है, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिड्यूसिंग इट टू अबाउट 170 वर्ड्स, राइट। सो एंड ऑल्सो गिव इट अ सुटेबल टाइटल। एक्चुअली यहाँ पे पैसेज था, पर मैंने वो उसको हटा दिया, कौन सा पैसेज आया था। तो देखो वर्ड काउंट वैसे तो दिया होता है, ये 30 मार्क्स का, ऐसे आपका 40 मार्क्स का, तो 70 हो गए, बाकी जो 30 मार्क्स का बचा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो ये बेसिकली वर्ड काउंट वहां पे गिवन होता है, वर्ड काउंट गिवन मस्ट बी गिवन देयर, मोस्टली दिया होता है। लेकिन अगर पैसेज का वर्ड काउंट दिया नहीं है, देन यू हैव टू काउंट द वर्ड्स, और उसको आपको 170 हो रहा है, तो मतलब ये पैसेज जो है इसको 3 गुना बढ़ा लो, 1/3 करके लिखना होता है आपको। और पढ़ा होगा आपने कॉलेज लेवल पे भी, प्रेसी राइट करने को आती है, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि जो इरेलीवेंट कंटेंट होता है उसको हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है।
थॉट्स को मैं आगे जाके आपको यहाँ पे हम कर भी लेंगे, मैं एक दो पैसेज प्रेसी राइटिंग के सॉल्व करके बता दूंगा आपको कि कैसे करना। जब आप कोई मेल लिखते हो स्टूडेंट्स, मतलब अपनी थॉट्स को आपको स्ट्रेच नहीं करना, 1/3 करके लिखना है। अब ये नहीं है कि 250 वर्ड्स का पैसेज आया और आप वहां पे 150 वर्ड्स कर लिख के आगे, गलत हो जाएगा, नंबर ड्रॉप डिडक्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपने हाफ करके लिख दिया, जबकि लिखना है 1/3 करके। जितना शॉर्ट लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स वहां पे अच्छे मिलेंगे। आपकी थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। और प्रेसी राइटिंग इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, रिमेंबर, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है प्रेसी राइटिंग, इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन। अगर पैसेज के अंदर आई आ रहा है, वी आ रहा है, तो आप अपने आंसर के अंदर कभी भी आई और वी नहीं लिखोगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। आई और वी को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, ही में, शी में या दे, because we know very well in Pressy writing we have to always use third person. I and we first persons होते हैं, you second होता है, he she they third होते हैं। तो अगर I की बात है उसको दे में बोलना है आपको जब आप आंसर राइट करोगे, ये इसका पॉइंट होता है प्रेसी राइटिंग का। और इसको आपको बिल्कुल मिनिमाइज करके लिखना होता है, 1/3 करके लिखना होता है। पहले आप वर्ड्स काउंट कर लीजिए। अगर वर्ड्स काउंट गिवन है 600 वर्ड्स हैं तो उसके लिए आपको, या 250 वर्ड्स हैं तो उसके लिए 50-60 वर्ड लिखने हैं, दैट्स इट, 50 to 60 वर्ड्स। जितना भी इरेलीवेंट कंटेंट है, एक ही थॉट को अगर वो स्ट्रेच कर रहा है 3-4 लाइंस में, हमने अगला कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये बोल के नहीं होगा, ये करने से होगा। और मैं आपको ये 2 से 3 पैसेज प्रेसी राइटिंग के फर्दर क्लासेस में यहाँ सॉल्व करके बता दूंगा, इसके लिए पैराग्राफ होना जरूरी है, ठीक है। अभी आज मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स ही बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्रेसी राइटिंग आपका 30 मार्क्स का है, स्कोरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पॉइंट मत करना स्टूडेंट्स मिस, गिव इट अ सूटेबल टाइटल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज देखते हैं, सीधा लिखते हैं, छोटा सा 5 to 7 लाइन्स लिख लेंगे, आ जाएंगे, टाइटल लिखेंगे नहीं। मैंने बहुत सारे पेपर भी चेक करे हैं रिटर्न के, तो मैंने देखा कई स्टूडेंट टाइटल नहीं लिखते। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारी बॉडी में सोल है, सोल के बिना इस शरीर का कोई मोल नहीं है, आप समझते हो, ठीक है। तो उसी तरह प्रेसी राइटिंग इज इनकम्प्लीट इफ यू आर नॉट राइटिंग द टाइटल। अगर आप टाइटल नहीं लिखते हो तो वो एक ऐसी बात होगी, अ बॉडी विदाउट सोल है वो, अ बॉडी विदाउट सोल इफ यू आर नॉट राइटिंग द टाइटल। तो टाइटल इज मस्ट, कैप्शन यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल। पैराग्राफ को रीड करना है, एक बार रीड किया, 2 बार रीड करा, फिर आपको रेलिवेंट आपको देखना है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, what could be the suitable title for the particular given paragraph, right? उसको उससे रेलिवेंट होना चाहिए आपका टाइटल। ये नहीं है कि पैसेज में कुछ और बात हो रही हो, टाइटल आप कुछ अलग ही दे रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो हमने पैसेज पढ़ा उससे रेलिवेंट ही आपका टाइटल भी होना चाहिए। जब आप रेलिवेंट टाइटल लिखोगे तो फिर वो आपका, फिर आपने अपना आंसर राइट करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसमें यही पॉइंट्स थे कुछ, ठीक है। और पॉइंट्स में जब आपको पैसेज कराऊंगा उसमें भी प्रेसी राइटिंग के बता दूंगा, कुछ और अदर पॉइंट्स भी हैं वो भी बता दूंगा। तो लास्ट वाला वही है, पैसेज को रीड करना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव सेंस में नहीं है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव में तो होता है कि भाई पैराग्राफ में 4 ऑप्शंस होते हैं, नीचे हमें मार्क करना होता है कौन सा आंसर जाएगा ऑथर के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अगेन जो है अपने वर्ड्स में बेसिकली लिखना होता है। और प्रेसी राइटिंग में भी बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन ऊपर से उठा ली, एक मिडल से उठा ली, कट कॉपी करोगे, बिल्कुल उसी को एज इट इज लिख के आओगे ना, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा उस पर चेंज लेके आना पड़ेगा। वो चेंज कैसे करेंगे, जब मैं आपको पैसेज करूँ। और सेम यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी होता है कि पैसेज में आपने पढ़ा, ठीक है, उसके थीम को समझा, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर जो आंसर देना है आपको, वो आपको यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स। थोड़ा बहुत देखो आपको चेंज करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट होता है उसको लिटिल बिट थोड़ा अगर आप चेंज कर लेते हो, इफ यू आर एबल टू चेंज दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो फिर आपके मार्क्स आने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही कुछ था, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट जो आगे सेशंस होंगे उसमें मैं आपको प्रेसी राइटिंग को सॉल्व करवाना सिखा दूंगा, और जो है हम उसमें एक ऐसे को भी उठा के मैं उसको डिस्क्रिप्टिव सेंस में आपको लिखना बता दूंगा, कौन कैसे कैसे आपको राइट करना है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।